हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। तो आज हम यहाँ केवीएस एग्ज़ाम से जुड़े हुए आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। 2018 में ये देखिए 2018 का ये क्वेश्चन पेपर है। 2012 में केवीएस में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज हम यहाँ पर आपका जो पार्ट है जीएस का और करंट अफेयर का, जो कि आपके 5 मार्क्स यानी 10 मार्क्स का है और ये बहुत अहम रोल निभाएगा आपके एग्ज़ाम में। यही ऐसे नंबर होते हैं जो आपको एग्ज़ाम में इन और आउट करते हैं, राइट। तो आज हम देखेंगे कि 2018 में कैसे क्वेश्चन आए थे और इस बेसिस पर आप 2022 के करंट अफेयर प्रिपेयर करिएगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं करंट अफेयर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो कि हाँ एग्ज़ाम में आ सकते हैं, मैं अपने चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दूँगी। चलिए हम पहले क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है कि पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस देश, ठीक है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2018 में एशियाई ओके एशियाई खेलों की मेज़बानी की 2018 की बात कर रहा है, एशियाई गेम्स की। अब आपको क्या करना है, मुझे कमेंट में बताना है कि 2022 में इन खेलों के बारे में किसने कितने पदक जीते, कहाँ पर किसने मेज़बानी की, ये सारी चीज़ें आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बतानी है। तो हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे क्योंकि ये 2018 का है, आपके इस 2022 में इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी हम कुछ फैक्ट देख सकते हैं इसके, जैसे एशियाई खेलों को एशियाड नाम से भी जाना जाता है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है। तो 2018 से अब 22 में होगा, ठीक है। तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कि 22 में एशियाई गेम्स कहाँ हुए, मेज़बानी किसने की। 18वें एशियाई खेल का आयोजन 2018 में, तो जब ये संस्मरण 18 तो अभी 19वां होगा। याद रखिएगा और मुझे बताइएगा कि ये कहाँ होते हैं, कौन मेज़बानी करता है और कौन किसने जीते हैं। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर से है 2017 का। देखिए एक चीज़ याद रखिए, जब कोई पुरस्कार दिया जाता है जैसे नोबेल प्राइज़ हो गया, ठीक है, आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार हो गया, ये हमेशा 1 साल पहले के लिए होते हैं। अगर 2022 में दिया गया है तो वो 2021 के लिए दिया गया होगा, राइट। तो 2021 का जो पुरस्कार होगा वो 2022 में दिया गया होगा। आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 2022 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। कुछ फैक्ट्स हैं जो हम आपको बता देते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार ऐसा पुरस्कार है जो लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पहले क्या होता था कि ये किसी लेखक की एक रचना पर होता था, अभी उसके संपूर्ण लेखन पर मिलता है, संपूर्ण लेखन पर। तो ये बात याद रखिएगा कि अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलते हैं वो संपूर्ण लेखन पर मिलते हैं, राइट। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हमारे देश की 22 भाषाएं हैं जिनको संविधान में स्थान मिला है, 22 भाषाओं का, इन 22 भाषाओं में से किस भाषा में उस साल की सबसे उत्कृष्ट रचना की गई है, ठीक है। तो इन 22 भाषाओं में ही ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा सकता है। हिंदी में किन किन लेखकों को मिल चुका है, हिंदी जानना ज़रूरी है क्योंकि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज के साथ साथ मातृभाषा भी है। भाई केवीएस में ऐसी चीज़ें पूछ सकता है, लेकिन आप हिंदी इंग्लिश सबका देख लीजिएगा। 2022 में किसे मिला है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। क्वेश्चंस देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए और ऐसे ही क्वेश्चन आपको 2022 में देखने को मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। मैं अगर इसकी बात करूँ कि 18वें एशियाई गेमों में चीन ने प्रथम तथा भारत ने 8वां स्थान प्राप्त किया। 19वें, अभी 2022 की हम बात कर रहे हैं, 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन के हांगझाऊ या झेंगयांग शहर में होगा। तो अब देखिए यहाँ पर आपको इसका आंसर मिल गया,
चाइना में हुआ है इसका आयोजन 19वें एशियाई गेम का खेलों का। देखिए जैसे हम देखते हैं कि ना कॉमनवेल्थ गेम, राष्ट्रमंडल खेल, कॉमनवेल्थ गेम, एशियाई गेम्स, इन सबको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है। ओलंपिक, ओलंपिक, तो आप इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आते हैं, खैर मैं बता देती हूँ 2019 का अभी। अब आते हैं जीएस के क्वेश्चन पे। आपका जो जीएस का क्वेश्चन है वो क्या कहता है, देखिए केवीएस में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको डीप नॉलेज करनी होगी। क्या कहता है, निम्नलिखित में से देखिए आंसर जो दिख रहा है आप उसको भूल जाइए, छोड़ दीजिए, हम क्या बात कर रहे हैं उस पर फोकस करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी चीन, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। भाई जाहिर सी बात है, अगर हम बात करें जांग चांग जियांग की, तो ये चाइना में है और ये इंडिया में होकर बहती नहीं है, सबसे पहली बात। सिंधु की अगर हम बात करें तो सिंधु नदी इंडिया से, अगर भारत का मैप देखा जाए तो कुछ इस तरीके से और इस तरीके से, तो ये यहाँ से निकलकर बहती हुई पाकिस्तान और पंजाब के उधर के क्षेत्रों को कवर करती है। हमें आगे क्या देखना है, ब्रह्मपुत्र और गंगा। गंगा नदी नहीं हो सकता, ये भी और ये भी। सही आंसर ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ब्रह्मपुत्र ऐसी नदी है जो मैप में, आपके पास मैप होगा आप उसमें देख सकते हैं कि जो ये दर्शाया गया है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से होकर बहती है और ये होते हुए बांग्लादेश होते हुए भारत में कहाँ से प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश, इस मेन पॉइंट से। अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में प्रवेश करते हुए बांग्लादेश से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो देखिए आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो डीप नॉलेज इनकी, देखिए जब ये 2018 का पेपर हो जाएगा तो मैं फैक्चुअल क्वेश्चंस भी आपके पास लेकर आऊँगी, ठीक है, जो आपके आने वाली एग्ज़ाम से भी रिलेटेड होंगे। इन क्वेश्चन को करने का बस एक पर्पज़ है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं आप इस चीज़ को देख पाएँ। चलिए एक बार इस आंसर को भी पढ़ लेते हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र 2900 किलोमीटर विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ऐसा नहीं कहा कि ये सबसे लंबी नदी है, वैसे सबसे लंबी नदी कौन सी है, मिस्र में बहती है, आप कमेंट करके बताइएगा। इसका अपवाह तंत्र 3 देशों तिब्बत यानी चीन, भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत में 916 किलोमीटर, याद रखिएगा, भारत में 916 किलोमीटर में बहती है। यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यह कैलाश श्रेणी की मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है। ये भी क्वेश्चन आ जा सकता है कि सांगपो किस नदी का नाम है, तो ब्रह्मपुत्र का। तथा बांग्लादेश में जमुना, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ, एक नदी है आपकी यमुना, ठीक है, यमुना से याद आ रहा होगा ताजमहल बना हुआ है और ताजमहल मथुरा में है जहाँ यमुना नदी बहती है, और एक है जमुना, ठीक है, तो ये ब्रह्मपुत्र से जुड़ी है और यमुना, आपकी यमुना जो कि गंगा की सहायक नदी है। तो जमुना और यमुना में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी हम ब्राइटनेस बढ़ा लें, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी अभी इसको और देख लेते हैं। तिब्बत में इसका स्थानीय नाम सांगपो है तथा बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 पर आते हैं, ऑप्शन भी हम दिखा देते हैं। क्या कहता है ये प्रश्न, ये प्रश्न कहता है कि भारत में वो कौन सा राज्य है जिसने सर्वप्रथम राज्य में सभी घरों की छतों पर जल वर्षा संचयन यानी पानी को रोकने की संरचना का निर्माण अनिवार्य कर दिया है। देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो बहुत ऊपर ऊपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए आंसर देख लेते हैं। पहले आप बताइए, क्या केरल हो सकता है, पंजाब, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु, सोचिए।
तो आंसर है इसका डी यानी तमिलनाडु। कैसे और क्या किया है उन्होंने, कब ये योजना लागू हुई? देखिए 2021 की योजना है। तो ये मत सोचिएगा कि केवीएस सिर्फ करंट अफेयर्स पूछेगा तो आसी पास एक ही दो का होगा। कुछ ऐसी योजनाएं होती हैं जो गवर्नमेंट चलाती है और बहुत बड़े सक्सेस के साथ उसको पूरा करती है। तो ऐसी योजनाएं आप ज़रूर याद रखिएगा। क्या कहते हैं कि वर्षा के पानी के प्राकृतिक तालाब या टंकियों में संग्रहण और भंडारण की एक तकनीकी है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने वर्षा जल संचयन की संरचना की निर्माण के सभी घरों की छतों पर अनिवार्य बना दिया गया तथा यह योजना वर्ष 2001 में लागू की गई। 2001 में। आप देख रहे हैं कितने साल का गैप है। 2018 में अगर पूछा गया तो 17 साल का गैप है। योजनाओं को भी पढ़ लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से बढ़ती हूँ। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हाँ, इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली लिया था आज, हालांकि मैं उतना ही कराती, लेकिन फिर ये क्वेश्चन देखा और मैंने कहा कि आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, इस पर बात कर लेते हैं। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था? देखिए कैसा क्वेश्चन है। तो आप सोचिए कितने डीप में ये पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। बांग्लादेश में कौन था? तो आंसर तो सबने ही देख रखा है कि मोहम्मद यूनुस है, पर सिमिलर आंसर है। ठीक है, मतलब ऑप्शंस क्या हैं, बहुत सिमिलर हैं। तो जब भी आप इन चीज़ों को पढ़िए, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है। क्यों पूछा? इसलिए पूछा क्योंकि वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है। अब आप बताइए, हम कितना भी जीएस पढ़ लें, जीके पढ़ लें, पर कभी इतना सफिशिएंट नहीं हो सकता कि एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन वहाँ से आ जाए जो हमने पढ़ रखा है। इसलिए हमेशा हर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करिए, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। पर किस लिए हुआ ये भी इम्पॉर्टेंट है। बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस थे। यह बैंक गरीब लोगों को स्वरोजगार के लिए सामूहिक रूप से कर्ज देता है। इन्हें वर्ष 2006 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया। देखिए 2006 की बात है, 2018 में पेपर हुआ तब ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बात करते हैं, इन्हें यह पुरस्कार माइक्रो क्रेडिट के लिए जारी गरीबी उन्मूलन की दिशा में जमीनी स्तर पर उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रदान किया गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने हैं जिसमें किसी को शांति पुरस्कार के लिए नोबेल प्राइज़ मिला हो, कहीं पर किसी स्पेशल चीज़ की स्थापना की गई हो जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हो, सार्वजनिक हित में किए गए काम। ऐसे क्वेश्चन आपके जीएस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अवक्षेपण या वर्षण का रूप नहीं है? वर्षण समझते हैं? वर्षण क्या होता है? देखिए वर्षण की अगर हम बात करें, वर्षण और अवक्षेपण हिंदी के ऐसे भारी भरकम शब्द याद रख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ जीएस और जीके में ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी हिंदी में भी अहम रोल निभाते हैं। अगर उसमें पूछ लिया गया बताइए वर्षण क्या होता है, या बताइए अवक्षेपण क्या होता है, सहमी वृष्टि क्या होता है, निरपेक्ष आर्द्रता क्या होता है, वृष्टि क्या है, ठीक है, कर कपात क्या है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये टर्म्स क्या हैं। तो हिंदी को भी अपनी परफेक्ट बनाइए। चलिए देखते हैं क्या है, आगे आते हैं। क्या कहता है आंसर? आंसर ए है निरपेक्ष आर्द्रता। आर्द्रता यानी नमी, याद रखिएगा, आर्द्रता यानी नमी। निरपेक्ष आर्द्रता वर्षण का रूप नहीं है, वर्षण यानी वर्षा। ठीक है, अभी एक चीज़ ध्यान से देखिएगा, क्या कहता है, सहमी वृष्टि, वृष्टि ये तो बारिश ही है, सहमी वृष्टि हल्की बारिश, वृष्टि भी, और कर का पात ये भी बारिश का ही रूप है। तो वर्षण को वर्षा से जोड़िएगा, ठीक है, वर्षा से जोड़िएगा। आगे देखते हैं, वायुमंडल में मौजूदा
जल वाष्प की वास्तविक मात्रा को निरपेक्ष आर्द्रता कहा जाता है। वायुमंडल में जो जल वाष्प की मात्रा है, जो एयर में आपके मॉइस्चर है, उसके बारे में बात किया जा रहा है। यहाँ हवा के प्रति कई आयतन में जल वाष्प का वजन है। ठीक है, इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है। विकल्प वर्षा का रूप है। ठीक है, तो ये जो दिया हुआ विकल्प है ये क्या कहता है कि प्रश्नगत अन्य विकल्प वर्षा का रूप है, लेकिन निरपेक्ष आर्द्रता नमी जो होती है, जो आपके इन्वायरमेंट में मॉइस्चर में जो नमी है, वो इसका रूप बिल्कुल भी नहीं है वर्षा का। आई होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। इसका आंसर तो मैं चाहूँगी आप सभी दें। क्या कहता है, माल एवं कर सेवा जीएसटी, जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। GSNT। ठीक है, गुड सर्विस टैक्स। तो गुड सर्विस टैक्स जिसे कहते हैं माल सेवा कर। ठीक है, क्या कहता है ये कि भारत में कब प्रारंभ किया? जुलाई 2017, जनवरी 2017, फरवरी 2017, अप्रैल 2017। ये क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आया था आपके जूनियर की जो भर्ती हुई थी उसमें भी पूछा गया था। असिस्टेंट टीचर वाले में आपके ये क्वेश्चन आया था। केवीएस में ये क्वेश्चन आया था। आरओ एआरओ में भी ये क्वेश्चन आया था। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपने इस वीडियो को ढंग से देख लिया तो आपके केवीएस में भी कई सारे प्रश्न सही हो जाएंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। चलिए, ये क्या कहता है, जुलाई 2017 इसका राइट आंसर है। फरवरी नहीं होगा, जनवरी नहीं होगा, अप्रैल नहीं होगा, जुलाई 2017। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए वही आंसर है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं कि ये जीएसटी है क्या। जो लोग नहीं जानते हैं वो भी ध्यान से देख लेंगे इस चीज़ को। क्या कहता है कि एक सेकेंड, ओके। कहता है क्वेश्चन कि माल एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है, इसमें केवल मूल्य संवर्धन पर ही कर लगाया जाता है तथा कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज़ खरीदी, तो आपको नहीं पता, जैसे मान लीजिए 100 रुपये की चीज़ है, इसमें से 2 रुपये तो जीएसटी का ही है, 98 की वो चीज़ है, या मान लीजिए 2 से 4 रुपये जीएसटी का है। तो आप तो अप्रत्यक्ष रूप से 100 रुपये की ही वो वस्तु समझ रहे हैं, अप्रत्यक्ष रूप से आप पर जीएसटी कर लगाया जा रहा है, इसलिए चीज़ें महंगी हो रही हैं। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, कहता है कि मूल संवर्धन पर ही लगाया जाता है तथा कर का बोझ अंतिम उपभोक्ता द्वारा वहन किया जाता है। अंतिम उपभोक्ता कौन होता है? जो लास्ट में उस प्रोडक्ट का यूज़ करता है। ठीक, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय और अंतिम उपभोक्ता। इसके लिए 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। किस संविधान संशोधन अधिनियम में? तो 101वें संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के द्वारा, 2017 में आया है ना, तो हम बात करेंगे 2016 के द्वारा अनुच्छेद 366 अनुच्छेद यानी आर्टिकल में एक नया खंड 12A जोड़ा गया। याद रखिए, अगर आप कॉपी वॉपी लेकर बैठे हैं प्लीज़ इसे लिख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12A जोड़ा गया, भारत में इसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। जीएसटी में 4 टैक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी में 4 टैक्स स्लैब दर है, जैसे 5%, 12%, 18% और 28%। ये अलग अलग कंडीशंस पे लगाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ये आपके जीएस का क्वेश्चन है। देखिए आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड, अब देखिए हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ रहे हैं बट एक दो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है ऑप्शन के साथ। ओके, कहता है दिल्ली के सुरक्षा प्राचीर में निम्नलिखित में से कौन सा इब्ने बतूता के द्वारा सबसे उत्तम दरवाज़ा बनाया गया? सबसे उत्तम दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा, गुल दरवाज़ा, मांडवी दरवाज़ा और बदायूं दरवाज़ा। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर क्या कहता है,
आंसर सिर्फ ऑप्शन हमें नहीं देखना है, हम उसे पूरी तरीके से देखेंगे क्या कह रहा है। दिल्ली दरवाजे को इब्ने बतूता द्वारा उत्तम दरवाज़ा कहा गया। दिल्ली दरवाज़ा, इसे इब्ने बतूता द्वारा उत्तम दरवाज़ा कहा गया। इब्ने बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत रहेला कहा जाता है। यात्रा वृत्तांत ऐसी चीज़ जो किसी यात्रा पे, ट्रैवल पर, जैसे आप ट्रैवलर्स देखते हैं, अभी ब्लॉग्स वगैरह लोग बनाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, तो पहले ये रिटन में इन्होंने लिखा जहाँ गए उसके बारे में। तो इन्होंने क्या कहा कि दिल्ली दरवाज़ा सबसे ज़्यादा उत्तम दरवाज़ा है। और क्या कहते हैं, जो 14वीं शताब्दी में, याद रखिएगा 14वीं शताब्दी में, यानी सन 1300 के आसपास की बात है, भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर और रोचक जानकारी देता है। यह मोरक्को का निवासी था। तो ये हो गया इब्न बतूता से जुड़ी हुई चीज़ें और आपके क्वेश्चंस कैसे जीएस के पूछे गए थे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा तार्किक योजना, यानी आपका रीजनिंग। तो इसलिए कॉपी पेन लेके बैठिएगा। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो मैं आगे वीडियो बनाने की सोचती हूँ, अदरवाइज़ फिर हम इंग्लिश ही कंटिन्यू रखेंगे। ओके, प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तार्किक योग्यता यानी रीजनिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसको हम अगले अपने वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और 2018 के बारे में जितने करंट अफेयर मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं, आप 2022 का ज़रूर पढ़ के वीडियो पर कमेंट करिएगा। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।